नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का अध्याय जिसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका वाला अध्याय हम अपने सपोर्ट मटेरियल से पढ़ चुके हैं और आज एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे। परिचय। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमें यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। इस अध्याय को पढ़ने से हम संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे, मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे और प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जान सकेंगे। हमारा पहला पॉइंट है कार्यपालिका क्या है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करता है। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? किसी स्कूल या विद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। आप इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। ये नोट डाउन करिएगा। दूसरी, उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है उसको कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों, कायदों, कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। इनमें से जो भी परिभाषा आपको आसानी से याद हो जाए या जिससे आसानी से समझ आए, आप उसी को प्रीफर करना। नोट डाउन आपको सभी करनी है जो मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ राज्यों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं।
सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। अब यहाँ कार्यपालिका के प्रकारों की बात आ रही है, तो यहाँ पर आएगी हमारी कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका। यहाँ पे एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। और दूसरी है अस्थायी, अस्थायी कार्यपालिका। इसको नौकरशाही भी कहते हैं, इसको नौकरशाही भी कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, ये दोनों आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है। और स्थायी कार्यपालिका जो है उसको नौकरशाही के नाम से भी जाना जाता है, स्थायी कार्यपालिका को। और जो अस्थायी कार्यपालिका है उसको हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अब आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। इसी राजनीतिक कार्यपालिका को हम अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, क्योंकि इसका चुनाव जो है एक निश्चित समय के लिए होता है और उसके बाद ये दोबारा से चुनाव कराने पड़ते हैं, तो दोबारा से गठित होती है। और कभी कभी इसको समय से पहले भी भंग कर दिया जाता है। यदि लोकसभा भंग हो जाती है, समय से पहले कर दी जाती है, तो फिर कार्यपालिका अपने आप ही समाप्त हो जाती है, तो दोबारा से चुनाव कराने पड़ते हैं, इसीलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। दूसरी कार्यपालिका, और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें हमारे नौकरशाह आते हैं, इसको नौकरशाही के नाम से भी जाना जाता है स्थायी कार्यपालिका को। जो हमारे सिविल सेवा के सदस्य सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सब स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। आप इसको नोट करिएगा अपनी कॉपी में। और ये जो स्थायी कार्यपालिका है इनका जो चुनाव होता है, इनका इनका कोई वोट इलेक्शन के द्वारा नहीं होता है, किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता है, बल्कि इनकी योग्यता के आधार पर परीक्षा के माध्यम से ये बनते हैं स्थायी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, ये हमारा अगला पॉइंट है। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग हैं। इस प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां भूटान के राजा से भिन्न है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य के प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, जापान में संसदीय व्यवस्था है, उनमें जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। ये सारे पॉइंट आपको पॉइंट वाइज अलग अलग नोट करने हैं, जो भी मैंने इम्पोर्टेंट लाइन आपको बताई है।
इटली में, हाँ, जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में संसदीय व्यवस्था है। इटली में, नेक्स्ट पॉइंट है, इटली में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। नोट डाउन करने हैं सभी पॉइंट आपको। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। अगले पॉइंट पर चलने से पहले हम ये चित्र देख लेते हैं। ये फ्लो चार्ट एक बना हुआ है। कार्यपालिका के प्रकार, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका, इसमें सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहते हैं और वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। जो सरकार का प्रमुख होता है वह व्यक्ति विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राजा भी और राष्ट्रपति भी, मतलब प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी, कोई भी हो सकता है इनमें से देश का प्रमुख। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, मतलब जनता डायरेक्ट अपना जो प्रतिनिधि होता है उसको खुद वोट देती है। जबकि अप्रत्यक्ष मतदान में होता है कि पहले हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष मतदान हो जाता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अब इसमें राजा संवैधानिक राजतंत्र है, राष्ट्रपति संसदीय गणतंत्र और औपचारिक शासन प्रमुख है। चलिए इसमें हम पढ़ लेते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हो सकते हैं। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है।
यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करिए। ये हम आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में संसदीय कार्यपालिका। भारत में संसदीय कार्यपालिका, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो चुका था। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए कि जब तक भारत का संविधान लिखा जा रहा था उस समय तक, या भारत के संविधान बनने से पहले, भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता, ये आप एक पॉइंट नोट करिएगा कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हों। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। भारत में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। इसको नोट डाउन करिए। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसको भी नोट डाउन करना है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। इस प्रणाली का नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। वह प्रणाली जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, उसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये नोट डाउन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से हटा सकती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करिएगा। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। अनुच्छेद 74(1) मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य
करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इसको नोट डाउन करिएगा आप अपनी कॉपी में। इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। आप इसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। आप इसको भी नोट डाउन करिए। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी होते हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। इससे पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं। हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसी प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है और न शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा वाद विवाद खंड में दिया गया था ये। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? यह एक गलत मूल्यांकन होगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं दे। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और उसे देश की समस्याओं पर अपने विचार करता है। ये आप नोट डाउन करिए। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। प्रथम, नोट करते चलिएगा, 3 अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है। पहला, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। नोट डाउन करना है कि यदि, ये फर्स्ट पॉइंट ये नोट डाउन करना है कि यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को वापस लौटाते हैं सदन में और मंत्रिपरिषद के द्वारा वह विधेयक या प्रस्ताव ज्यों का त्यों वापस भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की वह सलाह मानने के लिए बाध्य है। उसको उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे।
यद्यपि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। मतलब इनकार नहीं कर सकते ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। वीटो निषेधाधिकार वोट होता है, मतलब एक नकारात्मक वोट, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ, ये आप पॉइंट नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है और कई बार इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। ये पॉकेट वीटो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो जब राष्ट्रपति, इसका मतलब होता है, आप नोट डाउन करिएगा, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रख लेता है और उस पर कोई जवाब नहीं देता, ना पुनर्विचार के लिए भेजते हैं और ना ही उस पर हस्ताक्षर करते हैं, बस उसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देते, तो इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। ये आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। और इसका प्रयोग एक बार किया गया था, ये भी नोट करना है, ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा डाक तार से संबंधित एक विधेयक था। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तो क्या होगा? तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। 1989 के कुछ प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया है। 1989 से 1998 तक हुए 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल या दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध ना कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे और दोबारा से चुनाव कराए जाए। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार स्थायी ना हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो, तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती है। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। इसको आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में। राष्ट्रपति राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। जितने भी काम होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि तब हमें राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि अलंकारिक पद है, फिर तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए इसकी।
संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यह भूमिका है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। इसके पहले हम आगे बढ़े, हम एक अपना जो बॉक्स रह गया था वो पढ़ लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नोट डाउन करिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को, केवल अंतर इतना है कि उसके निर्वाचक मंडल में, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है। उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं, नोट डाउन करिएगा, और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति, अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। यदि क्या होता है कि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देता है या उनका महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया देखिए ये भी नोट डाउन करना है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक एक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। तो कार्यवाहक के रूप में काम तभी तक कोई राष्ट्रपति करेगा जब तक कि नया नहीं चुन लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, नोट डाउन करिए। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, नोट डाउन करिए। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 में अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो सके। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। और वो क्या होता है, नोट डाउन करिए कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होंगे। नोट डाउन करिए, प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व
और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है, इसको नोट डाउन करिए, संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। इसके बाद है, हाँ जी आगे पढ़ लेते हैं। पहले विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। नोट डाउन करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देगी उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं होता तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी होता है। यही मतलब होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का, कि मतलब अगर बहुत सारे व्यक्ति सहमत है और कोई एक मंत्री सहमत नहीं है तो या तो वो त्यागपत्र दे दे, नहीं तो उनकी बातों को स्वीकार कर ले। ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका उत्तरदायित्व है, तो सभी को एक साथ चलना पड़ेगा। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिए। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही, परंतु जब राजनीतिक दल के गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। 1989 में हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में ना रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी है। दूसरा, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। चौथे हैं
प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियां होती है। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। कहाँ पहुँचे, क्या समझे, ये प्रश्न है। मान लीजिए प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का गठन करना है। वह क्या करेगा या करेगी? विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का चयन, केवल अपनी पार्टी के लोगों का चयन, केवल व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान और विश्वसनीय लोगों का चयन, केवल सरकार के समर्थकों का चयन, या मंत्री बनने की होड़ में शामिल व्यक्तियों राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगाकर ही उनका चयन करेगा। तो इनमें से जो भी सुटेबल ऑप्शन आपको लगे उसको आप टिक लगाइएगा और हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका या इसको नौकरशाही भी कहते हैं। मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है? शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। वह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, और इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया। आप इसको अंडरलाइन करिए कि भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया। यहाँ से आपको नोट डाउन करना है भारत सरकार से। ये है आपका भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया गया है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं।
लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता के आधार पर बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। वास्तव में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। इन प्रावधानों में यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, नोट डाउन करिएगा। IAS का फुल फॉर्म है भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। यह अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है? आप इसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ से आपको नोट डाउन करना है कि नौकरशाही एक जिले का जिलाधिकारी उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। और एक पॉइंट और नोट करना है कि जिलाधिकारी IAS स्तर का अधिकारी होता है। जिलाधिकारी IAS स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। एक IAS अथवा IPS अधिकारी किसी एक राज्य के संबंधित कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन IAS और IPS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त IAS और IPS अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। इसको आप नोट डाउन करिएगा। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान में भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना देंगे। अब इस कार्यपालिका वाले अध्याय का निष्कर्ष भी हम पढ़ लेते हैं। आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव
व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति में यह सुनिश्चित किया है कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी ना होगी। ये हमारा चैप्टर कार्यपालिका कंप्लीट होता है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।